अनंतपुर गांव में शिवाजी नाम के एक इंसान रहा करता था। उसकी माँ का नाम था यशोदा। क्योंकि शिवाजी की शादी की उम्र हो गई थी, इसीलिए उसकी माँ यशोदा उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रही थी। इस बीच उन्हें पता चला एक अच्छी लड़की है पास के ही गांव में। शिवाजी, कल सुबह तैयार रहना, हमें उस लड़की को देखने जाना है। उसने भी अपनी माँ की बातों पर हामी भर दी। दूसरे ही दिन दोनों मिलकर गए लड़की के घर पर देखने के लिए। लड़की के पिता का नाम था सुंदरलाल। आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए बैठिए, लड़की तैयार हो रही है। फिर वो मुस्कुराते हुए अंदर आके बैठ गए। लड़की अनामिका थोड़ी देर बाद वहाँ पर आई। यशोदा अपने मन में उस लड़की को देखने के बाद कहने लगी, बाप रे, पूरे सोने से ढकी हुई है, देखने में भी माता लक्ष्मी जैसे लग रही है, मानो कि अलमीरा से निकल आई हो। अरे शिवाजी, लड़की को देखो तो। शिवाजी लड़की के तरफ देखता है। वो बहुत ही खूबसूरत थी। फिर वो पूछता है उसका नाम। वो कहती है उसका नाम अनामिका है। ये सारी बातें जब हो ही रही थी, ये सुनकर पिता सुंदरलाल बहुत खुश हुए। फिर वो कहने लगे, लगता है आप लोगों को लड़की पसंद आई है, तो फिर दहेज और लेन देन की बात भी कर लेते हैं। आप जितने पैसे मांगेंगे मैं उतना देने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ हमारी बेटी में एक छोटी सी विकलांगता है। मैं आपको पहले ये सब कह देना चाहता हूँ ताकि शादी के बाद ये सवाल खड़ा ना हो कि मैंने कुछ कहा नहीं। वो दोनों बहुत चिंतित हो पड़े और पूछने लगे कैसे विकलांगता। फिर सुंदरलाल ने कहा, अनामिका, एक बार अपना हाथ ऊपर करो तो बेटा। उन्होंने इस तरह से कहा। फिर अनामिका ने अपने हाथ ऊपर किए। उसके हाथ बहुत लंबे थे। ये देखकर दोनों ही आश्चर्य रह गए। अरे ये क्या, इसके हाथ तो बहुत लंबे हैं, मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसने इस तरह से जवाब दिया। इस बीच उसकी माँ यशोदा कहने लगी, अरे क्या हो गया अगर उसके हाथ लंबे हैं तो? वो देखने में माता लक्ष्मी जैसी है, ये तो फायदे की बात है। अगर हाथ लंबे होंगे तो ऊंची जगह पर उसके हाथ आराम से पहुंच जाएंगे। उसके लिए हमें सीढ़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बातें सुनकर शिवाजी अपनी माँ की तरफ बहुत गुस्से से देखने लगा। इस बीच अनामिका के पिताजी सुंदरलाल शिवाजी से कहने लगे, बेटा, अब तक हमने बहुत सारे रिश्ते देखे हैं, उसकी माँ नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा था उसकी शादी करा के उसकी सासू माँ के पास भेज दूंगा। मैंने किसी से विनती नहीं की, पर आप लोगों को देखकर अच्छे खानदान से लग रहे हैं। कृपया मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। इस तरह से वो अनुरोध करने लगे। शिवाजी मनी मन सोचने लगा, वैसे इसे विकलांगता में नहीं गिनती कर सकते, फिर शादी के लिए क्या दिक्कत। इस तरह से वो सोचने लगा। कुछ ही दिनों के बाद उन दोनों की शादी हो गई। शादी में जितने रिश्तेदार आए थे, उसके हाथों को देखकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। वो बहुत अजीब और गरीब टिप्पणी दे रहे थे। फिर शादी खत्म हो गई। वो खुशी खुशी रहने लगे। जब ऐसा ही चल रहा था, एक दिन बहुरानी अनामिका किचन में कुछ काम कर रही थी और सासू माँ पति दोनों बैठकर टीवी देख रहे थे। इस बीच सासू माँ ने कहा, अनामिका, मैंने तुमसे कहा था एक कप कॉफी लाने के लिए, ले आओ बेटा। फिर अनामिका किचन में से ही कॉफी आगे बढ़ा के देने लगी। ये देखकर सासू माँ कहती है, देखा शिवाजी, उसे बाहर आने की भी जरूरत नहीं, हाथ बढ़ा के ही कॉफी यहाँ तक पहुँचा दे रही है। ठीक है, पर पता है ना कितने लोग हमारे घर आना जाना करते हैं। किसके घर, कौन आ रहा है और क्यों आएगा भला? आस पड़ोस के लोग पहले हमारे घर आते थे जब उन्हें सीढ़ियों की जरूरत होती थी। अब वो तुम्हारी बहुरानी के लिए आएंगे। अगर वो ऊपर कुछ रख देते हैं और उसे उतारना हो तो, या फिर उन सेल्फ को साफ करना हो तो। अनामिका, क्या तुम जाती हो उनके घर पे काम के लिए जब वो बुलाते हैं? हाँ सासू माँ, मैं कर दूंगी, पर फ्री में नहीं। इसके लिए मैं पैसे लूंगी उनसे। यशोदा ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई। हाँ, और वो पैसे मुझे देगी पेट्रोल डालने के लिए। देखा तुम्हारी बहू कितनी चालाक है। ये सुनकर यशोदा जोर जोर से हंसने लगी। वो दिन निकल गया। दूसरे दिन सासू माँ और बहुरानी दोनों ही बाजार गए। वहाँ पर लोग अनामिका के हाथों को देखकर एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। मुझे नहीं लगता इतने लंबे हाथ किसी के होते हैं।
हमें तो नहीं पता था। ऐसा तक कि जिराफ के भी इतने लंबे हाथ नहीं होते, पर यहाँ तो बहुत लंबे हैं। शादी के दिन भी उसके हाथों के बारे में लोग बातें कर रहे थे। अभी भी लोग उसी के हाथों के बारे में ही बात कर रहे हैं। पैसों की लालच से वो इतने लंबे हाथ वाली लड़की के साथ शादी करा दी। बेचारा शिवाजी बहुत ही भोला है। वो इस तरह से बातें कर रहे थे। ये सुनकर अनामिका को बहुत बुरा लगा। ये देखकर यशोदा गुस्से से पलट के उनके तरफ देखने लगी। क्या अनुराधा भाभी, क्या मेरे बहू रानी के हाथ लंबे हैं? तुम्हारी बड़ी बहू की आंख तो टेढ़ी है। मैंने कभी कुछ कहा इस बारे में? कोई भी इंसान कमियों के बिना पैदा नहीं होता। बस इस वजह से आप लोग इस तरह से हंसेंगे। आप लोगों को थोड़ी अक्ल होनी चाहिए थी। आपको तो अपने घर के बारे में पहले सोचना चाहिए, फिर दूसरे के बारे में कहना चाहिए। और आपका क्या पार्वती भाभी, अगर आपकी बहुरानी बोलती है तो उसके मुंह से थूक निकलता है और दूसरे के चेहरे पे छींटे पड़ते हैं। और जब चलती है तो एक कदम उत्तर की तरफ, एक कदम दक्षिण की तरफ। कभी मैंने इस बारे में कुछ कहा? और आप लोग मेरी बहुरानी के बारे में कह रहे हैं। जब उसने इस तरह से कहा, सभी लोगों को बड़ा गुस्सा आया और फिर कहने लगे, अगर हमने सच बोल दिया तो क्या हो गया? हमारी किस्मत ही खराब है कि हमारी बहुरानी की बात यहाँ आ गई। पर तुम सिर्फ दहेज की लालच में ऐसी बहुरानी लाई हो, और ये बात सच है। हाँ सच है, मैंने पैसों के लिए शादी कराई थी। पर तुम लोगों की तरह बार बार अपनी बहुरानी के साथ टॉर्चर नहीं करती हो ताकि जाके पैसे ले आए। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। सासू माँ छोड़िए, चलिए यहाँ से चलते हैं। इस तरह से वो यशोदा को वहाँ से लेकर चली गई। घर पर जाकर भी यशोदा उन लोगों को गालियां दिए जा रही थी, पर बहुरानी अनामिका इस बारे में दिमाग ना लगाते हुए सीलिंग फैन साफ करने में व्यस्त थी। ये देखकर, अनामिका सच में बताओ, तुम्हें बुरा लगा ना वो सारी बातें सुनकर? हाँ सासू माँ, मुझे तो बचपन से ही बुरा लगता है इस तरह की बातें, पर किसी ने आज तक अपनी बातों से मेरा समर्थन नहीं किया। और मैंने कभी भी अपने पिताजी से इस बारे में शिकायत नहीं की। अगर मैं उनसे कह देती तो शायद मुझे इस तरह की बातों का सामना नहीं करना पड़ता। पर आपको देखकर मैं समझ गई, सिर्फ मेरी वजह से आपने उन लोगों को इतना कुछ कहा। हाँ, मैं क्यों चुप रहती? अगर वो मेरी बहू के बारे में इस तरह भला बुरा कहती है तो? अनामिका, पहली बार तुम्हें देखने के बाद मुझे लगा था दहेज के लिए ही मैं तुमसे शादी कराऊंगी, पर जब से तुम यहाँ आई हो मुझे लगा कि ये गलत है और सारे पैसे तुम्हारे पिताजी को वापस कर दूं। मुझे पता था इस बारे में सासू माँ, मेरे पिताजी ने कहा था। यही वजह से मेरे पिताजी ने आपके बेटे के नाम से एक जमीन रजिस्टर कर दिया है, दहेज के तौर पे नहीं, सिर्फ तोहफे के तौर पे। इस तरह से कहा। उसकी बातें सुनकर यशोदा बहुत खुश हुई। उसके बाद से अनामिका को कभी बुरा नहीं लगा कि उसके हाथ लंबे हैं। वो उनके परिवार को बहुत अच्छे से देखभाल करने लगी। कुछ ना कुछ कमियां तो हर इंसान में होती है। ये सब चीजों को नजरअंदाज करके उनकी अच्छाई को देखना चाहिए। अच्छाई बुराई तो ऊपर वाले की देन है, जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हम इंसान को इंसान की तरह देखना चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए। द्वारकापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां एक लड़की रहती थी, अनामिका। वो पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छी थी। उसका सपना था आईएएस ऑफिसर बनना। उसके माता पिता बहुत मेहनत करते थे रोजी रोटी के लिए। जो पैसे वो कमाते थे उससे अपना परिवार चलाते थे और अनामिका की पढ़ाई लिखाई में खर्च करते थे। जब ऐसा ही चल रहा था, अनामिका की दूर की चाची कुमारी उसके घर आई। अनामिका को देखकर कुमारी कहने लगी, अरे मेरी भतीजी तो बड़ी खूबसूरत है देखने में। तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे बेटे श्याम से ही होनी चाहिए। उनकी बातें सुनकर अनामिका शर्मा गई और अंदर चली गई। इस बीच अनामिका के पिताजी राम वहां पर आए। कुमारी, बड़े दिनों के बाद यहाँ पर आई हो, कैसी हो और श्याम कैसा है? देख के तो ठीक ही लग रही हूँ, पर दिल बड़ा दुखी है। इस बार की फसल अच्छी नहीं हुई, बहुत घाटा हो गया, जिस वजह से बहुत कष्टों का सामना करना पड़ रहा है भैया। इस तरह से उसने अपनी परेशानियों के बारे में बताया। उसकी बातें सुनकर राम बहुत दुखी हो गया। जब ये सब कुछ हो रहा था तो एक बार बताना चाहिए था ना। याद तो है ना कि मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं। ऐसा क्यों कह रहे भैया? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। अगर आपके बड़े भैया जिंदा होते तो ऐसी नौबत कभी नहीं आती।
अब क्या कर सकते हैं, सब कुछ मेरी ही किस्मत है। इस तरह से कहकर वो दुखी हो गई। राम कुमारी को समझाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद कुमारी कहने लगी, अच्छा ये बताइए भैया, आप अनामिका की शादी नहीं करवाएंगे? उसकी उम्र हो गई है। अभी नहीं कुमारी, उसका सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का। पढ़ाई में अच्छी भी है, यही वजह है उसकी शादी की बात हम नहीं लाते अभी। फिर भी अभी से ढूंढना शुरू कर दीजिए भैया। अगर हमें अच्छे रिश्ते मिल जाए तो शादी के बाद भी पढ़ाई कर सकती है वो। क्यों, ऐसा क्यों पूछ रही हो कुमारी? तुम्हारे अलावा कोई और बेहतर रिश्ता है क्या? मैं तो अपनी एक लौती बेटी को तुम्हारे घर ही भेजूंगा। हाँ। ये सुनकर कुमारी खुशी से कहने लगी, सच कह रहे भैया, मैंने कभी नहीं सोचा था आप अपनी बेटी की शादी हमारे जैसे गरीब परिवार में करवाएंगे, इसीलिए मैंने कभी ये बात छेड़ी नहीं। कुमारी, अब जायदाद पैसों की क्यों बातें कर रही हो? अगर मैं कमाऊं तो क्या वो तुम्हारा नहीं है? अब हमारी एक ही बेटी है, हमारे जाने के बाद सब कुछ उसी का है। इस तरह से वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद कुमारी कहने लगी, ठीक है भैया, काफी देर हो गई है, अब मैं निकलती हूँ। जब वो निकलने वाली थी, राम की पत्नी शारदा वहां पर आई और कहने लगी, काफी देर से मैं देख रही हूँ, तुम दोनों को मेरी परवाह ही नहीं है। ऐसा तक कि मेरे बारे में चर्चा तक नहीं की। इसीलिए कहते हैं भाई बहन हमेशा एक होते हैं। क्योंकि मैं भाभी हूँ तो पराई हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। भैया से बात करते करते मैं तो भूल ही गई थी। अब भैया इतने अच्छे हैं ही, आपका वो बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, ये तो मुझे भी पता है। ये तो सच है, पर क्या तुम बिना भोजन किए हुए जाने का सोच रही हो? ये संभव नहीं। फिर ये कहकर उसने सबको खाना परोसा। बाद में कुमारी सबसे इजाजत लेकर वहां से चली गई। इस तरह दिन कट रहे थे। बदकिस्मती से राम को एक दिन दिल का दौरा पड़ा और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। जैसे ही कुमारी को इस बारे में पता चला, कुमारी श्याम को लेकर तुरंत अस्पताल आ गई। राम बिस्तर में लेटा हुआ था और बहुत चिंतित था। कुमारी, कुमारी तुम आई हो? क्या तुम हमारे दामाद को अपने साथ लाई हो? मेरी परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, पता नहीं कब मेरी जान चली जाए। वो कह रहे हैं ऑपरेशन जरूर से करना पड़ेगा और देख कर लग रहा है बहुत पैसे लगेंगे। क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो मैंने अपना घर बेच दिया। अभी मेरे हाथ में पैसे हैं, पर मुझे कुछ भरोसा नहीं मैं जिंदा रहूंगा या मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर कुमारी के आंखों में आंसू आ गए। भैया इस तरह से मत कहिए, कुछ नहीं होगा आपको। कुमारी, भगवान है ये सच है, पर मेरी परिस्थिति देखकर मुझे कुछ भरोसा नहीं हो रहा है। मैंने चाहा था मेरी बेटी को आईएएस ऑफिसर बनते हुए देखना और फिर उसकी शादी कराकर उसे ससुराल भेज देना। पहला वाला तो बहुत मुश्किल है, कम से कम दूसरा वाला तक करके मैं जा सकता हूँ। इससे मुझे शांति मिलेगी, मैं चैन से मर पाऊंगा। उन्होंने दोनों की शादी कराने के लिए अनुरोध की। अनामिका रोते रोते कहने लगी, पापा आप इस तरह से मत कहिए, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी करूंगी। मैं तैयार हूँ श्याम से शादी करने के लिए। ऐसा अनामिका ने कहा। ये सुनकर राम बहुत खुश हो गया। फिर 1 घंटे के अंदर सब बंदोबस्त करके अस्पताल के पास ही एक मंदिर में उन दोनों की शादी हो गई। ये देखकर राम बहुत खुश हुआ। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर राम को ऑपरेशन थिएटर ले गए। सब चिंतित होकर बाहर इंतजार करने लगे। इस बीच डॉक्टर साहब बाहर आए। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, अब 1 घंटे बाद उनसे मिल सकते हैं। इस तरह डॉक्टर साहब ने बोला। उनकी बातें सुनकर सब खुश हुए। कुछ दिन अस्पताल में रखने के बाद राम को छोड़ दिया गया। घर बेचने के बाद थोड़े ही पैसे बचे हैं। उन पैसों से मैं एक छोटा सा घर खरीद के उसमें रहूंगा। कुछ भी हो मेरी बेटी का अच्छे से देखभाल करना, उसने कुमारी से कहा। कुमारी इस बात के लिए भैया को तसल्ली दी। बाद में राम और उसकी पत्नी शारदा एक छोटा सा घर खरीद के वहीं पे रहने लगे। फिर कुमारी, श्याम और अनामिका अपने घर के लिए निकल गए। अनामिका अपने ससुराल में सासू माँ को काम में सहायता करती थी। वो तीनों बहुत खुश थे। ये देखकर कुमारी भी बहुत खुश हुई। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए।
एक दिन श्याम अपने हाथ में एक अखबार लेके घर लौटा। फिर वो कहने लगा, अनामिका, अनामिका, एक बार ये अखबार तो पढ़ो, तुम्हें डिग्री में प्रथम स्थान मिला है। अखबार में हर जगह तुम्हारी तस्वीर छपी है, देखो देखो। इस तरह से श्याम ने उसे अखबार दिखाया। ये देखकर अनामिका बहुत खुश हुई। कुमारी भी बहुत खुश हुई। वो दिन वैसे ही निकल गया। दूसरे दिन अनामिका एक जगह बैठे बैठे रो रही थी। मेरे पिताजी के कहने पर मैंने शादी कर ली, पर मेरा सपना आईएएस ऑफिसर बनना वहीं का वहीं छूट गया। अब मेरे परिवार की परिस्थिति ठीक नहीं, मेरे ससुराल की परिस्थिति भी ठीक नहीं। पढ़ाई के लिए बहुत पैसे लगेंगे, पर दोनों परिवार की ही ऐसी हालत नहीं कि मुझे पढ़ा सके। हे भगवान। ये कहकर वो रोने लगी। पीछे से कुमारी ने ये सारी बातें सुन ली, पर वो अनामिका के पास नहीं गई। दूसरे दिन कुमारी अपने बेटे श्याम से जाकर कहने लगी, बेटा श्याम, इन जेवरों को ले जाकर गिरवी रख दो और पैसे ले आओ। क्यों माँ, इन जेवरों के बदले पैसे क्यों चाहिए? अभी पैसों की क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है। बहू आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है, उसके सपने पूरे होने चाहिए। इस तरह कुमारी ने कहा। श्याम ने भी हाँ कह दिया और बाद में जेवर गिरवी रख के पैसे ले आया। अनामिका बेटा, जहां आईएएस की तैयारी करना चाहती हो करो और हमारे परिवार का नाम रोशन करो। पर अभी ये सब क्यों सासू माँ? अभी करना होगा। जो भी इंस्टीट्यूट है वहां जाकर पढ़ाई करो। जितने भी पैसे लगे तुम उसकी चिंता मत करो। कुमारी ने इस तरह से कहा। अनामिका ने भी हाँ कह दिया। उस दिन से वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करने लगी। अनामिका दिन रात एक करके उसने तैयारी की। उसके पति श्याम और सासू माँ ने भी बहुत परिश्रम किया, दिन रात मेहनत करके, खून पसीना एक करके। इस तरह कुछ साल निकल गए। वो अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस आई। अनामिका को देखकर श्याम और कुमारी बहुत खुश हुई। वो आकर ही घर का सारा जिम्मेदारी संभाल ली। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट उनके घर आए और आते ही सवाल करने लगे, आपको कैसा लग रहा है आईएएस ऑफिसर बनने के बाद? आपकी इस मेहनत के पीछे क्या राज है, बताइए हमें। इस तरह से उन्होंने सवालों के बौछार कर दी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर में हो क्या रहा है। अनामिका, तुम आईएएस ऑफिसर बन गई हो, तुम्हारा सपना सच हो गया। इस तरह से उसके पति ने कहा। उनकी बातें सुनकर वो बहुत खुश हुई। फिर अनामिका पत्रकारों से कहने लगी, देखिए, मैंने अपनी डिग्री की पढ़ाई अपने पिताजी की सहायता से की थी। बाद में परिस्थिति की वजह से मैंने शादी कर ली, पर मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी शादी यहाँ पर हुई है। मेरी सासू माँ और मेरे पति बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनकी मेहनत की वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। जो भी कुछ किया है मैंने, बस सब कुछ मेरी सासू माँ और मेरे पति की वजह से। ये कहकर अनामिका रो पड़ी। कुमारी अनामिका को बहुत समझाई। अनामिका, क्यों तुम दुखी हो? हमने ऐसा क्या किया इसमें? हमने बस पैसों से सहायता की है। तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। कुमारी ने इस तरह से कहा। हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। अनामिका के माता पिता को जब इस बारे में पता चला तो वो भी बहुत खुश हुए, क्योंकि उसने माँ बाप और ससुराल दोनों का नाम ऊंचा किया। हर किसी ने अनामिका की तारीफ की। अनामिका आईएएस ऑफिसर के तौर पर काम करने लगी और परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अगर हम परिश्रम करने से पीछे ना हटे तो हम किसी भी चीज को पा सकते हैं, ये अनामिका और उसके परिवार ने साबित कर दिया।